स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं भारत के दक्षिणतम राज्य केरल में और आपके सामने केरल की सबसे लंबी नदी है। आप सभी जान चुके होंगे ये पेरियार रिवर है। ये केरल में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकल करके पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर तीव्र ढाल में बहते हुए ये नदी अरब सागर में जाके गिरती है। तो आज आप सभी को हम एक भव्य नज़ारा दिखाएंगे पेरियार नदी अरब सागर में मिलते हुए, यानी कोई नदी कैसे समुद्र में मिलती है। आज आप सभी उस नज़ारे को, उस भव्यता को भी देखेंगे। तो हमारे सामने पेरियार रिवर है और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तीव्र ढाल बनाती हैं। पश्चिमी घाट में जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये सब आप जानते हैं। चाहे नर्मदा हो, ताप्ती हो या फिर जितनी भी पश्चिमी घाट की नदियाँ हों, तो पेरियार का भी जल आप देख रहे होंगे समुद्र पर मिलने जा रही है। एक मुहाने पर है नदी और ये बहुत तीव्र घाट में है। ये ज्वार नदमुख बनाती है। तो अभी ज्वार नदमुख भी देखेंगे और सामने अरब सागर भी आप देखेंगे हमारे सामने। तो भारत दर्शन के इस अंक में आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों को पेरियार नदी से पढ़ेंगे। तो अभी हम केरल के मुनाम्बम बीच में हैं। ये कोच्चि के उत्तर में पड़ता है, यहीं पे चिराई बीच पड़ता है। चिराई जी के बीच के थोड़ी ही दूर 3 से 4 किलोमीटर दूर मुनाम्बम बीच पड़ता है और मुनाम्बम बीच पे ही पेरियार नदी अरब सागर में जल गिराती है। पेरियार नदी दो बड़े बांध भी इसमें बने हुए हैं। एक मुल्ला पेरियार बांध है आपका, जहां पर इस नदी का काफ़ी जल जो है वहां पर रेगुलेट किया जाता है। दूसरा जो है उसमें जल विद्युत निर्माण भी है, जल विद्युत क्षमता भी है। और दूसरी इडुक्की बांध बना हुआ है आपका इडुक्की में। और इसके बाद इस नदी की बहुत सारी सहायक नदियों के द्वारा इस नदी को पुनर्जीवित किया जाता है। और जब मानसून काल होता है, जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो इस नदी में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पिछले 2018 में आपने देखा था इसी नदी पर काफ़ी बड़ी मात्रा में बाढ़ भी देखने को मिली थी। तो आप सभी इस भव्य नज़ारे को देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दर्शन के इस अंक के माध्यम से हम आप सभी को व्यवहारिक धरातल पर आप सभी के पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई विषय वस्तु को आपको दिखाते भी हैं, साथ ही आपको पढ़ाते भी हैं। तो आप सभी आज पेरियार नदी से बहुत समग्रता से प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के नदी तंत्र के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आप सभी को देवप्रयाग से पढ़ाया है, क्योंकि देवप्रयाग से ही गंगा नदी बनती है उत्तराखंड से। वहाँ से मैंने आपको उत्तर भारत की सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया और साथ ही प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ाया। लेकिन आज पेरियार रिवर केरल की सबसे लंबी नदी से हम केवल प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली ब्रांच बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, इन नदियों के द्वारा डेल्टा बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका ढाल बहुत मंद है और अवसादों की विस्तृत मात्रा ले जाकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। चाहे वो महानदी हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो। लेकिन जो अरब सागर में जितनी भी नदियां जल गिराती हैं, ये डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसे हम ज्वार नदमुख कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तीव्र ढाल में बहती हैं। तो अब आप सभी एक बार पेरियार नदी को देखिए। आप सभी के सामने पेरियार नदी है और इसके बाद अरब सागर का भव्य नज़ारा, इस नदी का अरब सागर के साथ मिलाप बिंदु को देखिए। और मैं आप सभी को पेरियार नदी के बारे में और इसके बाद जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं सभी के बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो पेरियार नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकल करके पश्चिम में प्रभावित होती हुई अरब सागर में जल गिराती है। आप सभी देख रहे हैं ये पेरियार रिवर है, काफ़ी बड़ा घाट है इसका और इसके ढाल बहुत तीव्र होने के कारण से जल बड़ी गति के साथ समुद्र में मिल रहा है। अभी आप देखेंगे जस्ट आपके सामने अरब सागर भी आपको दिखेगा। तो तीव्र ढाल में प्रभावित होने के कारण से समानांतर प्रतिरूप बनाती है और इस पे जल विद्युत परियोजनाएं बहुत सारी हैं। और भारत में केरल की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। केरल की इसी पेरियार रिवर के किनारे एक गांव है जिसका नाम है कालड़ी ग्राम। कालड़ी ग्राम में ही शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अब आप सभी देख रहे हैं आपके सामने अरब सागर है जहां पर यह नदी मिल रही है। तो इसका मिलन बिंदु आप लोग देख रहे होंगे, अरब सागर में पेरियार मिल रही है और ज्वार नदमुख बना रही है। बहुत तीव्र ढाल से, बहुत तीव्रता के साथ ये समुद्र के साथ, हर नदी का अंतिम जो लक्ष्य होता है वो समंदर में मिलना है, महासागर में मिलना है। तो हिंद महासागर के हिस्से अरब सागर में, लक्षद्वीप सागर में जाकर के नदी आपकी मिल रही है। तो 244 किलोमीटर लंबी नदी है ये। और पेरियार नदी
केरल की जीवनदायिनी नदी है, क्योंकि पीने का पानी ये पूरे यहाँ इस क्षेत्र को उपलब्ध कराती है। बड़े स्तर पे जल विद्युत 73% जल विद्युत इस पे इडुक्की बांध जो आपका बना हुआ है। केरल प्रांत में जो यहाँ का केरल जल विद्युत विभाग है, जो विद्युत विभाग है केरल विद्युत विभाग, उसके द्वारा लगभग 73% जल विद्युत आपकी पेरियार नदी के इडुक्की और मुल्ला पेरियार डैम से ही बनाई जाती है। तो ये पश्चिमी घाट की शिवागिरी पहाड़ियों से निकलती है। पेरियार का उद्गम स्थल है ये, और इस पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यहाँ पर कई सारे जो है सेंचुरी भी हैं। यहाँ पर एक नैनाभिराम झील भी है। 1895 में पेरियार पर बांध बनाना प्रारंभ किया गया और कई सारे यहाँ पर बांध बनाए गए। ठीक है, और केरल में देखा जाए तो टोटल 44 नदियां हैं। 44 नदियों में से 41 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जल गिराती हैं, जबकि 3 नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती हैं। और पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती हैं वो सभी नदियां अरब सागर या झीलों या अन्य छोटी छोटी नदियों में या बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाती हैं। यहाँ पे देखो 2 बड़ी नदियाँ हैं, एक तो पेरियार है, दूसरी भरतपूजा नदी है आपकी। तो यहाँ पर सबसे लंबी केरल की जो नदी है वो आपकी पेरियार नदी है। इसमें एक मुल्ला पेरियार बांध है और दूसरा आपका इडुक्की बांध है। और पेरियार के बारे में काफ़ी लंबे समय से एक ही रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि इसका जो प्रदूषण है इसमें लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में जितनी भी नदियां हैं सभी की स्थिति यही हो रही है। इसी पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि बाघ संरक्षित क्षेत्र है, और लगभग यहाँ पे 1040 यहाँ पे पेरियार नदी में काफ़ी सारे परिक्षेत्र हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कई सारे हाथी भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि केरल वाले क्षेत्र में हाथी काफ़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ा सा अभी पिछले कुछ समय में कोच्चि के पास ये जानकारी मिली थी कि पेरियार नदी का जो पानी है ये लगातार इसका रंग बदल रहा है। आप देख भी रहे होंगे इसके रंग में परिवर्तन है। ये लगभग काले रंग का पानी इसका लगातार, पहले दूधिया रंग हुआ करता था, अब ये पानी लगातार काला होता जा रहा है। और लगातार जो यहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा इसके बारे में कई बार जो है जानकारी दी गई है, लेकिन आपको पता है कि भारत में नदियों की जो स्थिति है वो स्थिति लगातार जो है बदलती जा रही है। तो अब आप सभी मेरे साथ इस भव्य नज़ारे को समग्रता से देखिए, डिटेल से देखिए। मैं आप सभी को पूरे क्षेत्र को दिखाऊंगा, साथ ही प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों के बारे में विस्तार से आपको बताता चला जाऊंगा, तो ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा। तो चलिए इस पूरे क्षेत्र को देखिए आप सभी, और पेरियार नदी से आप सभी प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों के बारे में डिटेल से समझिए। चलिए अब हम केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी और उसके मुहाने से आपको समग्रता से प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और विस्तार से इसको आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका उत्तर भारत का अपवाह तंत्र है, जिसमें से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। वहीं दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र में इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आज के सेशन में, आज के सत्र में, भारत दर्शन के इस अंक में आप सभी मेरे साथ पेरियार नदी के मुहाने से समग्रता से प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी मुझे ध्यान से सुनिएगा और पेरियार नदी के इस अरब सागर के मिलन बिंदु से मुहाने से आप सभी समग्रता से इस भव्य मनोरम को देखिए और इस पूरे क्षेत्र को देखिए। आप देख रहे हैं सामने अरब सागर है और पेरियार नदी उसके साथ मिल रही है। तो अब मैं यहाँ से आपको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन ये उत्तर भारत की नदियों से अपेक्षाकृत काफ़ी आकार में छोटी होती हैं और यहाँ की नदियां अधिकांशतः मौसमी होती हैं, वर्षा पर आश्रित होती हैं। उत्तर भारत में जो तीनों बड़े नदी तंत्र हैं, चाहे वो गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ हों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ हों, और आपका जो सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ हों, ये सभी नदी तंत्र और नदियाँ ग्लेशियर्स पर आधारित हैं। ग्लेशियर ही इनका जो है जल का प्रमुख स्रोत है और यहाँ से बड़े बड़े हिमनद हैं जहाँ से हमेशा हमेशा इन पे जल रहता है उत्तर भारत की नदियों में, लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में मौसम पर आधारित होती हैं। तो ये शुष्क ऋतुओं में इनका जल शुष्क पूरी तरीके से जल स्तर कम हो जाता है, कई सारी नदियाँ सूख भी जाती हैं, लेकिन इन क्षेत्र की नदियाँ कम गहरी हैं। मतलब जो गहराई आप उत्तर भारत की नदियों को देखते हैं, और उत्तर भारत की नदियों में अभी भी अपर्दन की क्षमता बहुत ज़्यादा है ना। परंतु इन नदियों की घाटियां काफ़ी चौड़ी हैं
और इनकी अपर्दन क्षमता समाप्त हो चुकी है। दक्षिण भारत की नदियों की घाटियां तो चौड़ी है लेकिन अपर्दन की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि ये जो एक तो तीव्र ढाल में बहती हैं और दूसरा क्या है, थोड़ा सा जो यहाँ पे जो संरचना है प्रायद्वीपीय भारत की वो काफ़ी चट्टानें कठोर हैं, तो इनकी अपर्दन क्षमता समाप्त हो चुकी है। ज़्यादातर नदियाँ जो दक्षिण भारत की हैं अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। जो अभी पेरियार नदी आप देख रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मछुआरे अरब सागर में जाते हैं और जा करके मत्स्यन का जो कार्य है उसे करते हैं। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने एक वोट है और ये संभवतः मछुआरों की ही वोट है जो कि मछली पालन और इन कार्यों से जुड़े होते हैं। अभी शाम का वक्त हो रहा है और इस वक्त बड़ी संख्या में जो नावें होती हैं जो अरब सागर में मत्स्यन के लिए जाती हैं वो सभी इस पेरियार नदी के माध्यम से देखिए केरल में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम मुनाम्बम बीच में हैं और यहाँ पर ये पूरा मिलन बिंदु है पेरियार का, और देखिए ढाल कितना तीव्र है। जो आप बात करते हैं कि यहाँ की नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढाल इतना तीव्र होने के कारण से अवसादीकरण हो नहीं पाता है और नदियाँ सारी अरब सागर में जाती हैं, खासकर जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बहुत डिटेल से सारी नदियों के बारे में समग्रता से बताऊँगा, सभी नदियों के बारे में चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर अधिकांश नदियाँ जितनी हैं, बंगाल की खाड़ी में काफ़ी नदियाँ हैं दक्षिण भारत की, लेकिन अरब सागर में भी नदियाँ हैं और इसके अलावा बहुत सारी नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके गंगा या यमुना में मिल जाती हैं। ऐसी भी नदियां बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं और ज़्यादातर नदियां अरावली क्षेत्र से निकलती हैं, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकल के कक्षकेरन या खंबात की खाड़ी में भी गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखिए अरब सागर की में गिरने वाली नदियों को यदि मैं क्रम से देखूँ तो यहाँ पर एक पूरा एक क्रम है, ध्यान से सुनिएगा, और इस क्रम में आप सारी नदियों को एक बार हम देखेंगे। देखिए गुजरात में कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि एक नदी है आपकी भादर नदी। भादर नदी अभी मैं बताऊंगा, ये राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। एक छोटी सी नदी है सतरंजी नदी। इसके पहले आप यदि राजस्थान में देखेंगे तो एक लूनी नदी है, लेकिन वो अंतःस्थलीय नदी है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। वो अंतःस्थलीय है, वो अरब सागर तक अपना जल नहीं गिराती है। वहीं पर रन के कक्ष और जो है जो आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है वहीं पर पूरी सूख जाती है। ऐसे घग्गर नदी भी आपकी वो भी पूरी तरीके से सूख जाती है। तो भादर नदी है, सतरंजी नदी है, इसके बाद साबरमती नदी है और माही नदी है। ये मतलब आपकी गुजरात की प्रमुख नदियां हैं और गुजरात में ही ये मध्य प्रदेश से निकल के नर्मदा आती है। नर्मदा के बाद तापी नदी है, सूरत इसी के किनारे है। तो एक क्रम है आपका, भादर नदी, फिर सतरंजी नदी, फिर साबरमती नदी। ये मैं सारी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सतरंजी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। इसके बाद गोवा में दो नदियाँ बड़ी प्रमुख हैं, एक मांडवी है, एक दूसरी जवारी नदी है। इसके अलावा कर्नाटक में भी बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। कर्नाटक में शरावती है, गंगावेली है और यदि हम केरल की बात करें तो यहाँ पे पेरियार और भरतपूजा नदी है। ठीक है, अभी इन सभी नदियों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से भी देखेंगे। बाकी आपकी जो लूनी नदी है, साबरमती नदी है, ये सारी नदियाँ भी आपकी मतलब इस तरफ हम प्रायद्वीपीय भारत से जोड़ करके देखते हैं कई जगह पे। यदि मैं बात करूँ कि जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, एक बार मैं बहुत आपको क्विकली बता देता हूँ। गंगा नदी जब आप फरक्का के पास आती है दो भागों में बढ़ जाती है। एक ब्रांच उसकी बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी पश्चिम बंगाल में जाती है। तो जो बांग्लादेश में जाती है वहां से गंगा पद्मा कहलाने लगती है और जो आपकी पश्चिम बंगाल में है वहां पे हुगली कहलाने लगती है। तो हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी, ये पूरा एक क्रम है नदियों का, है ना। हुगली नदी है बंगाल में है, दामोदर भी आपकी बंगाल में है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। ऐसे ही स्वर्ण रेखा है, फिर इसके बाद आपकी बैतरणी है, ब्राह्मणी है, फिर इसके बाद महानदी है। महानदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी नौकाएं जो है वापस लौट रही हैं, है ना, यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा एक विशाल क्षेत्र है, काफ़ी चौड़ा घाट है पेरियार का जो आपके सामने है। तो इस तरीके से नदियों का एक पूरा का पूरा क्रम देखने को हम पाते हैं। अब चलिए इन नदियों के बारे में एक बार मैं विस्तार से आपको चर्चा करता हूं। अरब सागर में देखिए गुजरात क्षेत्र में एक नदी भादर नदी है और भादर नदी गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। सतरंजी भी एक स्थानीय नदी है, छोटी सी नदी है। ऐसे ही सतरंजी नदी है, ये गुजरात के अमरेली जिले से निकल के खंबात की खाड़ी में गिरती है। गल्फ ऑफ खंबात आप सभी जानते हैं। इसके बाद साबरमती नदी जो है आपकी ये राजस्थान से निकलती है, उदयपुर से, उदयपुर के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात
गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। 3 प्रमुख नदियां हैं, ये अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है, आपको ध्यान से इसको सुनना है। इसके बाद माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यह जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होती है। इसमें कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे सोम नदी है, जाखम नदी है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है माही नदी। और माही नदी को लेकर एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को समझना चाहिए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अभी आप देख रहे हैं ये बहुत सारे आपको अभी यहाँ पर शाम के वक्त में जो मछुआरे बाहर आते हैं पेरियार के मुहाने के माध्यम से ही जाते हैं, इसका दृश्य आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इसके बाद माही के बाद नर्मदा नदी है। नर्मदा एक बड़ी नदी है और नर्मदा जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है और इसका ज़्यादातर प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में, लगभग 87% प्रवाह क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश में है। इसके बाद लगभग 11.5% गुजरात में है, महाराष्ट्र में 1.5% है और इसके बाद नर्मदा जो है विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी, मतलब ये भ्रंश घाटी में बहती है। यदि यहाँ पर एक रिफ्ट वैली नहीं होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा जो है आपकी वो अरब सागर में जल क्यों गिराती है, क्योंकि इसका कारण है भ्रंश घाटी में इसका बहना। तो अरब सागर में ये एक भ्रंश घाटी में बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के, और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये भी ध्यान रखना, ये भी फैक्ट है आपका। और ये भी खंबात की खाड़ी में ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है, जैसा कि आप पेरियार में यहाँ पे देख रहे हैं। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, है ना, नर्मदा की। और आपको पता है कि यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, यहीं पर इसी के किनारे सरदार सरोवर डैम के पास ही बना हुआ है। तो इसमें बरनेर नदी है, दूधी है, शक्कर है, हिरन है, बरना है, कोनार है, माचक है, ये सारी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक में लगातार जो है आप देखेंगे नर्मदा महोत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे, और अभी जो है नर्मदापुरम जो है जिला भी बनाया गया है यहीं पे पास में। तो देखिए यहाँ पे एस्चुरी और ज्वार नदमुख यहाँ की नदियाँ बनाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ये नदी भी आप देख रहे हैं, यहाँ का मुहाना जलमग्न है, मतलब आपका देखेंगे तो ये सागरीय खारे जल से मिलन हो जाता है, जहाँ पे भी एस्चुरी होती है और नदी के जल में तीव्र बहाव के कारण से मलबे के निक्षेप मुहाने पर नहीं रुक पाते हैं, इस कारण से यहाँ पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनता है। पूरा का पूरा जो मलबा है वो तीव्र बहाव के कारण से समुद्र में गिर जाता है और नदी का गहरा मुहाना जो है गहरा हो जाता है, ऐसे मुहाने को ही ज्वार नदमुख कहते हैं। डेल्टा जो है त्रिकोणीय आकृति होती है, वहां पर अवसाद बहुत सारे और नदी कई भी तरीकाओं में बढ़ जाती है, तो डेल्टा एक अलग है। ज्वार नदमुख में पूरा का पूरा मलबा समुद्र में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद नर्मदा के बाद दूसरी प्रमुख नदी तापी नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में ये भी बहती है। तो नर्मदा भी रिफ्ट वैली में बहती है, तापी भी रिफ्ट वैली में बैठती है, और तापी ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, लगभग 79% जो है हिस्सा तापी का वो महाराष्ट्र में है, और फिर मध्य प्रदेश में लगभग 15% है और गुजरात में 6% है ना। और इसी तरीके से तापी में जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम पूर्णा है, और तापी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बाद मांडवी नदी एक कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत के भीमघाट झरने से निकलती है और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य में प्रवाहित होने के बाद अरब सागर में जल गिराती है। तो गोवा में मांडवी है। और गोवा में दूसरी प्रमुख नदी जुआरी नदी है, ये भी गोवा राज्य में पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में जल गिराती है। इसके बाद कर्नाटक की प्रमुख नदी है जिसका नाम है शरावती, और शरावती के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत में आम्बू तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में अपना जल जोग प्रपात में जो है ये नदी अपना गिराती है। जो आपका जोग, आप जानते हैं कि जोग भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात भी कहा जाता है, कुंचिकल के बारे में भी है, लेकिन दोनों का प्रकार अलग अलग प्रकार का है। झरने वाले टॉपिक में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो जोग जलप्रपात इसी नदी पर है, इसको गुरसप्पा भी कहा जाता है ना। इसके बाद कर्नाटक की दूसरी प्रमुख नदी गंगा बेली है ना। गंगा बेली कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में जल गिराती है। और इसके बाद आपकी पेरियार नदी जो आप देख ही रहे हैं, जहां पर आप खड़े हुए हैं, भव्य नज़ारे का आप अवलोकन कर रहे हैं, तो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है आपकी ये, और इसी पे अन्नामलाई पहाड़ी पे ही आपकी अन्नाई मुड़ी है, वहां से भी भारत दर्शन का एक कार्यक्रम आप देखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको आप वहां पर देखेंगे। तो केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में जल गिराती है और केरल की ये
देखा जाए तो वैसे भरतपुझा सबसे बड़ी लंबी नदी है, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो ये केरल की सबसे लंबी नदी के तौर पे देखा जाता है। केरल की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। उसका प्रवाह क्षेत्र केरल व तमिलनाडु राज्यों पर जो है आपका है, ठीक है। तो केरल में यदि देखें तो सबसे ज़्यादा प्रवाह इसका है, आपका पेरियार का, इसलिए केरल की सबसे लंबी नदी कहते हैं। भरतपुझा आपकी जो है वो उसका जो है वो अन्नामलाई से वो भी निकलती है, और भरतपुझा को हम पोन्नानी भी कहते हैं। और भरतपुझा जो है तमिलनाडु क्षेत्र और केरल दोनों में मिला दे तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। तो केरल में मतलब एक कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, पेरियार जो है आपकी केरल में उसका प्रवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, इसलिए केरल की सबसे लंबी नदी कही जाती है। भरतपुझा का तमिलनाडु और केरल दोनों में मिला दे तो वो पेरियार से थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र भी केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में है। इसके बाद एक नदी आपकी यहाँ की स्थानीय नदी है पंबा नदी। ये केरल की नदी है और वेम्बनाथ झील में अपना जल गिराती है। वेम्बनाथ के बारे में मैंने आपको एक अलग से भारत दर्शन का सेशन लेकर के पूरी वेम्बनाथ झील और भारत की सभी झीलें वहाँ पे विस्तार से पढ़ाऊंगा। वेम्बनाथ झील एक कयाल झील है, एक बैक वाटर है, और उसको आप वहाँ पे देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का पूरा क्रम था। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो जो आपकी नदी मैंने आपको बताया, हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ये मैं आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम बता रहा हूँ। हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, ताम्रपर्णी, ये सारे आपके क्रम हैं, है ना। तो हुगली नदी आपको पता है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में उद्गमित होती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसी के किनारे आपका कोलकाता और जो बंदरगाह क्षेत्र हैं वो यहीं पर अवस्थित है। इसके बाद आपका दामोदर नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, फिर पलामू जिला झारखंड से निकलते हुए पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है ये, और बहुत प्रदूषित है आपकी ये नदी। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके बाद अगली नदी स्वर्णरेखा नदी है, और यह नदी रांची के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी, तो स्वर्णरेखा नदी है। इसके बाद बैतरणी नदी है। बैतरणी नदी भी आपकी उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। अब सारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो बैतरणी नदी आपकी उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है और इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा एवं झारखंड राज्य है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद आपकी ब्राह्मणी नदी है। इसकी उत्पत्ति उड़ीसा राज्य के कोयल एवं शंख नदियों की धाराओं के मिलन से हुआ है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद आपकी इस क्षेत्र की बड़ी नदी है जिसका नाम है आपका महानदी, है ना। महानदी आपका, इसका उद्गम भी मैकाल पर्वत की सिहाना पहाड़ी से होता है जो कि धमतरी जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे अवस्थित है। और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है महानदी, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी है आपकी, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पहले चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम जो होता है गोदावरी का वो नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसमें, दुधना नदी, पूर्णा नदी, पेन गंगा, वर्धा, बेन गंगा, है ना, बाली मेला, जल सागर, गगरी, सलेकी, मंजरा एक प्रमुख सहायक नदी है ना। तो इस तरीके से गोदावरी में बहुत सारी सहायक नदियां हैं और त्र्यंबक पहाड़ी से इसका नासिक जिले से इसका उद्गम होता है। और ये दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है इसको, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये नदी गोदावरी महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, कई सारे क्षेत्रों में इसका जो यनम है आपका पुदुचेरी, इसका पूरा का पूरा बेसिन इसका अवस्थित है। यहाँ इन राज्यों से होकर ये बहती है। आंध्र प्रदेश राज्य की, मतलब तेलंगाना आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। तो गोदावरी में बहुत सारी सहायक नदियां हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, प्राणहिता, मंजिरा, ये सारी दक्षिण में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद कृष्णा नदी है आपकी, और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है आपका और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। कई सारी सहायक नदियाँ हैं इसकी, चाहे भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, दूध गंगा, माल प्रभा और मूसी, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। इसके बाद पेन्नार है आपकी, है ना।
पेन्नार, कृष्णा के बाद पेन्नार आपकी प्रमुख नदी। और आपको पता है केजी बेसिन बड़ा फेमस रहता है, यहाँ पर पेट्रोलियम को लेकर के काफ़ी सारी चर्चा रहती है। तो इसके बाद कृष्णा के बाद पेन्नार नदी है, कर्नाटक के कोलार जिले से नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है आपकी पेन्नार। और पेन्नार के बाद आपकी कावेरी नदी है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपकी पवित्र मानी जाती है। कावेरी आपकी कुर्ग जिले से, कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। अब ध्यान रखिएगा, गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है और आपकी कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर यहाँ पर जल रहता है, इसमें जल प्रवाह रहता है। और इसमें जो है इसको जो है आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी जल प्राप्त होता है इसका। और कावेरी का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक वाला क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी जल प्राप्त होता है। आपको पता है जब लौटता हुआ मानसून होता है उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, आते हुए मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो लौटता हुआ मानसून जो है तमिलनाडु में वर्षा कराता है, उससे भी जल प्राप्त होता है। और इसके अपवाह क्षेत्र का लगभग 56% हिस्सा तमिलनाडु में है, 41% हिस्सा कर्नाटक में है और 3% हिस्सा केरल में भी इसका पड़ता है। तो इस कारण से आपको पता होगा कि कावेरी नदी जल विवाद भी है इन राज्यों के बीच में, और नदी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की काफ़ी पवित्र नदियों में से एक है। इसमें कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे लक्ष्मण तीर्थ, कंबनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, हेरंगी, हेमावती, सिगमा, अर्कावती, ऐसे कई नाम आप देख पा रहे हैं, है ना। तो आप सभी पेरियार नदी मेरे साथ देख रहे हैं और पेरियार नदी के इस पूरे क्षेत्र से आप दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में भी समग्रता से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी अगली नदी है वैगई नदी। कावेरी के बाद वैगई है और वैगई तमिलनाडु के वरसनाद पहाड़ियों से निकलती है और पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो प्रमुख नदियों में से वैगई है। और वैगई के बाद अंतिम नदी आपकी है ताम्रपर्णी नदी। तो ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु राज्य में बहती है, मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, एक अंतःस्थलीय नदी है। और ऐसी नदियां, बहुत सारी नदियां ऐसी भी होती हैं जो कि सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं, रास्ते में लुप्त हो जाती हैं, अंतःस्थलीय कहलाते हैं। इन्हीं में से एक राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी है ना। और ताम्रपर्णी नदी जो है आपकी मन्नार की खाड़ी में जल तो गिराती है, लेकिन कई बार जो है ये अंतःस्थलीय भी हो जाती है। तो ताम्रपर्णी भी एक बड़ा उदाहरण है इसका। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में जल गिराती, माफ करिएगा, ताम्रपर्णी आपकी अंतःस्थलीय नहीं है। अंतःस्थलीय नदी वो है घग्गर है, लूनी है, ये सब अंतःस्थलीय है ना, क्योंकि ताम्रपर्णी मन्नार की खाड़ी में जाती है लेकिन कई बार जल कम हो जाता है इसका। ठीक है, और बाकी इसके बाद घग्गर नदी आपको पता है कि ये जो है आपका कालका के समीप से निकलती है, आपका एक मौसमी नदी है और अनूपगढ़ पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पे लुप्त हो जाती है। और घग्गर को ही वैदिक काल में सरस्वती नदी के तौर पे भी हम जानते हैं। इसके बाद लूनी नदी आपकी है और लूनी नदी का उद्गम आपका राजस्थान के अजमेर जिले में दक्षिणी पश्चिम में अरावली क्षेत्र में जो है आपका अन्ना सागर क्षेत्र है, वहीं से होता है और ये अरावली के समानांतर बहती है। कच्छ के रन पे जो है आपकी लूनी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दक्षिण भारत की नदियों को लेकर के एक विस्तृत चर्चा थी आपकी। दक्षिण भारत की नदियों के जितने भी प्रमुख नदियां हैं उनको डिटेल से मैंने आपको बताया। मैंने अरब सागर में गिरने वाली आपकी भादर नदी, सतरंजी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरत पूजा के बारे में चर्चा की। और इसी प्रकार से जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हुगली, दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी के बारे में चर्चा किया। तो एक विस्तार से हमारी एक विस्तृत चर्चा हुई और यहाँ से आपने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को डिटेल में पढ़ा। तो आप सभी सामने देख रहे हैं पेरियार रिवर का तीव्र बहाव आप देख पा रहे होंगे और किस तरीके से तीव्र ढाल से ये नदी जाकर के अरब सागर में गिर रही है। और आप इसका बहाव देखिए कितना तीव्र है और इसी बहाव के कारण से, इसी ढाल के कारण से यहाँ पे अवसाद रुक नहीं पाते हैं। अभी बारिश भी होने लगी है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में आमतौर पे होता है कि बरसात किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय पवनें हैं, लोकल विंड हैं, वो वर्षा करवाती हैं। तो बारिश भी हो रही है और ये इसका तीव्र ढाल भी देख रहे हैं। ये जस्ट देखिए यहाँ पे ये अरब सागर से ये मुहाना है, नदी जाकर के अरब सागर में मिल रही है। इसका एंड पॉइंट पे आकर के हम खड़े हैं और आज भारत दर्शन के इस अंक पे आप सभी ने हमारे साथ समग्रता में प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों के बारे में पढ़ा। अभी सनसेट का टाइम भी है, सनसेट होने वाला है और आप देख रहे हैं अरब सागर में इसकी गति इतनी तेज़ है कि अरब सागर का जो एक तरीके से लहरों की जो एक गति होती है वो भी यहाँ पे इस नदी के आगे
जगह टिक नहीं पा रही हैं। तो नदी का बहाव बहुत तेज़ है, बहुत तीव्र है और जाकर के पूरा का पूरा पानी अरब सागर में जाके गिर रहा है। आप सभी इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे हैं जब एक नदी समंदर में मिल रही है। तो पेरियार नदी से आप सभी ने प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों के बारे में देखा, साथ ही आपने पेरियार नदी और अरब सागर के मिलन बिंदु को देखा। भारत दर्शन के ये अंक लगातार निरंतर रहेंगे। आप सभी इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप सभी को व्यवहारिक धरातल पे हम पढ़ाएं, एक एक विषय वस्तु को आपको बहुत समग्रता से आपको चीज़ें पढ़ाएं और ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा, लगातार नियंत्रण रहेगा। इसी तरीके से आप सभी हमारे साथ बने रहिए और आप सभी आने वाले समय में बहुत सारे अंक भारत के पूरे हिस्सों को हमारे साथ घूमेंगे और साथ ही बहुत सारी चीज़ें जानने को पाएंगे। तो ये अंक आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और साथ ही सभी लोगों तक, सभी छात्रों तक, सभी भारतवासियों तक भारत दर्शन के इस अंक को पहुँचाइए। एक बार इसको शेयर और साझा ज़रूर करिए। आने वाले समय पर हम आपको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाएंगे और आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई विषय वस्तु को बहुत समग्रता से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।